बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21 विराम चिन्ह। तो यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। बातचीत के समय जब हम किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देते हैं तो उसकी प्रस्तुति ग्राह्य हो जाती है। ठीक है। लिखित रूप में भाषा के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए हमें विभिन्न चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। यही चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है। तो हम बोलने में या लिखने में जब रुकने या ठहरने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। तो हिंदी भाषा में लिखते समय हम प्राय निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। तो इस तरह से आपका पूर्ण विराम लगा जाता है। साधारण तथा आज्ञावाचक वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे कि मैं कल जाऊँगा। ठीक है। इसके बाद है अल्प विराम। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को लगाने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने बाजार से भिंडी, करेले, आलू, टमाटर खरीदे। ठीक है। समान महत्व के शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे कि वृक्ष हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा वर्षा करने में सहायक होते हैं। इसी तरह से संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता पर मुझे हैदराबाद जाना है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे दौड़ो 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 दौड़ो, आग लग गई, उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो। तो इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। अब है तीसरा अर्धविराम। तो अर्धविराम का चिन्ह आपका इस तरह से लगाया जाता है, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय लगता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे कि सूरज निकला, चिड़िया उड़ने लगी। ठीक है। जहां दो उपवाक्यों का आपस में अधिक संबंध हो, जैसे कि जो आज हमारा मित्र है कल वही शत्रु भी हो सकता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या तुमने खाना खाया, तुम वहां कैसे पहुंचे। ठीक है। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि छी कितनी गंदगी है, भगवान आपको दीर्घायु करे। इसके बाद है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आपका इस तरह से होता है, समान तथा असमान शब्द युग्मों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बाल मजदूरी एक अभिशाप है, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग प्राय निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है विवरण देने के लिए, जैसे कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। निर्देश देने के लिए, जैसे कि तो ये आपका क्या है? निर्देशक चिन्ह। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये आपका क्या है? निर्देशक चिन्ह। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। तो पुस्तकों के नाम, उपनाम या व्यक्तिवाचक नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं, जैसे कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को मूल रूप में लिखने के लिए, यानी जो बात किसी ने कही है उसको बिल्कुल उन्हीं शब्दों में बताना, तो वो क्या है? वो हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे कि वाजपेयी जी ने हमें नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो अगर हम उनके नारे के यानी उनके शब्दों के बारे में सेम बिल्कुल वैसे ही बताएंगे तो उसको क्या करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका कोष्टक। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह दूर की सोचने वाला दूरदर्शी है। टेलीस्कोप क्या है? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। ठीक है। अब इस पाठ का सार आपको क्या मिला? विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह लगाने से भाषा स्पष्ट हो जाती है। तो बच्चों विराम चिन्हों के बारे में यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप अभ्यास में एक बार फिर इन विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा ये पाठ यहीं खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।